किसी को समझने देंगे जवाब में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू एवरीवन। मैं अनिल गोस्वामी, आपका इंग्लिश टीचर। आज मैं चर्चा करूंगा क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर की चैप्टर 2 नाउन। पार्ट 1 आपके बीच में जा चुका था। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। जो मैंने बोला था, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर। क्या पढ़ रहे थे? नंबर। उस नंबर से पता चला था कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर यहाँ पे मैंने राइट किया था, मुझे याद है। तो आज हम बातें करेंगे कि सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल नंबर क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि जिस नाउन से केवल एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जिस नाउन से अगर आप सही तरीके से सुनेंगे स्टूडेंट्स, तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको इसी क्लास में ही आपको लर्न करा दूंगा। मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए, लेकिन हाँ, आपके दिमाग में बस फोकस आपका यहीं पे रहे। सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ, इसके अलावा आपके कानों में आवाज़ बाकी किसी प्रकार का ना गूंजने पाए, जिससे कि जो भी मैं बोलूँ आप तक सही तरीके से समझ में आए, सुनाई दे, तभी आप इसे क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए, जिस नाउन से, ध्यान दीजिए, जिस नाउन से केवल एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, ज्ञान होता है, सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे बुक, गर्ल, डॉग एक्सेट्रा। दूसरा प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। बस अंतर थोड़ा सा है, सिंगुलर और प्लूरल में बस सिर्फ बहुत थोड़ा सा मासूम सा अंतर है। अंतर बस क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जिस नाउन से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। पहले में आपने सुना कि केवल एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध होता है, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें बस अंतर इतना है कि एक व्यक्ति से अधिक, यानी एक से अधिक व्यक्ति या फिर एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, प्लूरल नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल, बुक्स, गर्ल्स, डॉग्स, बर्ड्स, मैन एक्सेट्रा। मैन का सिंगुलर होता है M-A-N, मैन, और वुमेन W-O-M-E-N प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है W-O-M-A-N। क्लियर हुआ? आगे देखिए। अब इसके बाद आता है, कुछ नाउन्स के बाद आता है, यानी सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने की विधि, है ना। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा रूल नंबर फर्स्ट तो आपका यही फॉलो करता है कि रूल नंबर फर्स्ट में अधिकांश नाउन्स में सिर्फ यस जोड़ करके हम प्लूरल बनाते हैं। क्लियर हुई बात? लेकिन इसके साथ ही साथ हम कुछ और भी आपके सामने चर्चा करेंगे, कुछ और रूल्स का, जिसके बारे में आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। मैं राइट तो नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ऐसे, तो आप नोट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम। रूल नंबर फर्स्ट, यानी अधिकांश नाउन्स में लास्ट में, अंत में यस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, सामने है आपके। दूसरा रूल नंबर 2, यानी दूसरा रूल्स में आपका क्या आएगा कि जिस नाउन के अंत में यस, डबल यस, CH, O या फिर यक्स आता है, उसमें ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़ करके बनाते हैं? ES जोड़ करके। क्या जोड़ करके? ES। यानी ध्यान से फिर से सुनिए, जिस नाउन के अंत में यस, डबल यस, CH, O या फिर X होता है, उनमें ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 2। एग्जाम्पल भी आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे क्लास, जैसे क्लास। तो आपने पढ़ा कि जिस नाउन के अंत में डबल यस हो, यस हो, CH हो, O हो, X हो, उसमें
ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। ES उसके आगे लिख देते हैं, हो गया, वो प्लूरल बन गया। जैसे इसमें सिर्फ S जोड़ करके प्लूरल बना दिए हैं, तो रोल नंबर 2 में सिर्फ ES जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ये बाउंड कर दिया है कि कौन कौन से नाउन्स में ऐसा होगा, है ना। यानी जिस नाउन्स के अंत में यस हो, डबल यस हो, CH हो, वो हो या फिर यक्स हो, है ना। जैसे बॉक्स, बॉक्स BOX, तो इसका प्लूरल क्या होगा, BOX ES, बॉक्सेस। बात समझ में आ रही है। यानी लास्ट में ES हम जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो यह आपको समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप राइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम रूल नंबर 3 पे चलते हैं कि जिस नाउन के अंत में Y होता है, Y से पहले कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन, तो Y के स्थान पर IES जोड़ देते हैं, है ना। जैसे स्टोरी, जैसे स्टोरी। अब कह रहा है रूल नंबर कि जिस नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो, वावेल ना हो, तो उसमें Y के स्थान पे यानी Y को हटा देते हैं, STOR, और IES जोड़ देते हैं। IES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेबी, BABY, है ना, तो इसका प्लूरल हो जाएगा BABIES, IES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। यही यह आपका रूल कह रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की, है ना। अब रूल नंबर 4 में क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिरकार रूल नंबर 4 क्या है। तो आइए हम देख लेते हैं कि रूल नंबर 4 क्या है। जिस नाउन के अंत में यफ या यफई हो, जिस नाउन के अंत में यफ या FE हो, तो जिस नाउन के अंत में यफ हो या फिर यफई हो, तो उसके स्थान पे यानी इसको हटा करके हम क्या लगाते हैं, VES लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी आपके सामने हम कर रहे हैं, जैसे वाइफ, जैसे वाइफ, यफई है ना, यानी हो जाएगा क्या इसका WIVES, इसका प्लूरल WIVES होगा। वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होगा। क्लियर हो गया। ये भी आपको रूल नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी जिस नाउन के अंत में यफ या यफई हो, तो यफ या यफई के स्थान पर हम VES लगा करके प्लूरल बनाते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं जेंडर की तरफ, यानी लिंग की तरफ। जेंडर मीन्स होता है लिंग। नाउन आपको समझ में आ गया, फिर इसके बाद नंबर भी आपको समझ में आ गया, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम भी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि लिंग, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आपसे यह बातें करेंगे कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। इसी चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, जिसमें पुरुष का ज्ञान होता है, उसे पुरुष लिंग कहते हैं। यानी पुरुष जाति का जिसमें बोध होता है उसे हम पुरुष लिंग कहते हैं या फिर पुल्लिंग कहते हैं। क्लियर। मैस्कुलिन जेंडर, पुरुषवाचक नाउन्स का ज्ञान कराने वाले शब्द को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, फादर, बुल, यह तीनों ही एक पुरुष जाति का वर्ग बता रहे हैं, है ना, इसलिए यह पुल्लिंग में आएंगे, मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे। बात समझ में आ रही है। दूसरा फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीवाचक नाउन का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल, मदर, काऊ, यह तीनों के तीनों ऐसे सेंटेंस को संकेत दे रहे हैं जो कि किसमें आता है, स्त्री जाति में आता है। गर्ल क्या है, लड़की, स्त्री जाति है। मदर, ये भी स्त्री जाति है। काऊ, ये भी स्त्री जाति है। यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं या फिर फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। अब तीसरा हम बात करेंगे कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर उभयलिंग किसे कहते हैं?
जो स्त्री तथा पुरुष दोनों में पाए जाते हैं उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन का मतलब ही होता है उभयनिष्ठ, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे बेबी, चाइल्ड, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। अब बेबी की अगर बात करें तो बेबी को तो हम दोनों में बोलते हैं, चाहे वह स्त्रीलिंग का हो या फिर पुरुष लिंग का हो। स्टूडेंट्स दोनों को बोलते हैं, चाहे वह गर्ल हो या फिर बॉय हो। पेरेंट्स, माता को भी पेरेंट्स बोलते हैं, पिता को भी पेरेंट्स बोलते हैं, दोनों गार्जियंस होते हैं हमारे। तो ऐसे जेंडर जो होते हैं कॉमन जेंडर में आते हैं, यानी जो दोनों का ज्ञान कराते हैं उसे हम उभयनिष्ठ या उभयलिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब चौथा हम बात करेंगे न्यूट्रल जेंडर की, यानी नपुंसक लिंग। निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले, जैसे बुक, रूम, बॉक्स, हाउस, टेबल, पेन, चेयर, फैन एक्सेट्रा। यानी जो निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं उसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब आगे हम बात करेंगे कि ये चारों प्रकार के आपने पढ़ लिया जेंडर, कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मेरे साथ बोलिए आप एक बार फिर, आपको याद भी हो जाएगा। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर नपुंसक लिंग। यही चार लिंग होते हैं। अब इस एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि फंक्शन के आधार पर, यानी कार्य करने के आधार पर, किसके आधार पर? कार्य करने के आधार पर, फंक्शन के आधार पर जो काम होता है, काम होने के आधार पर हम क्या करते हैं कि नाउन को यानी 3 केस में विभक्त करते हैं। केस का मतलब बाल नहीं होता, केस का मतलब अपराध नहीं होता। यह केस का शाब्दिक अर्थ कारक से है, जो कि संस्कृत में आपने पढ़ा होगा कारक। तो 3 कारक के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे भी आपको काम आएगा, अगले कक्षा में भी आएगा और इस अगले चैप्टर में भी आएगा। इसलिए मैं केस के बारे में आपको थोड़ा सा इंडिकेट इसके तरफ करूंगा। कौन कौन सा केस होता है? केस 3, यानी कौन कौन सा हमें चर्चा करना है? नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक और पॉसेसिव केस संबंध कारक। कर्ता कारक यानी जो सेंटेंस में, जो नाउन में कर्ता स्वयं कार्य को करता है, कर्ता यानी सब्जेक्ट कार्य को स्वयं करता है, वो नॉमिनेटिव केस में आता है। ऑब्जेक्टिव केस में जो कर्म कर्ता के ही रूप में कर्म कार्य करता है, यानी जो कर्ता होता है कर्म को भी करता है, उसे हम कर्म कारक के रूप में रखते हैं। और पॉसेसिव केस, जिस नाउन्स में हम किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर अपना अधिकार प्रदर्शित करते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा क्या है? पेन है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। यानी हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, यह पेन जो है, यह पेन पे अधिकार किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है। दिस इज माई पेन, इसलिए यह मेरा पेन होगा, इस पे मेरा अधिकार है। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है, यह मेरा बुक है। दिस इज माई मोबाइल फोन, यह मेरा मोबाइल फोन है। इट्स ओके। यानी ऐसे बहुत से वस्तुएं हैं जिनके बारे में आप अधिकार अगर प्रकट करते हैं तो आप सिंपल सी भाषा में आप जवाब दीजिए, यहाँ पे पॉसेसिव केस में आएगा वो, है ना। अब अगर इसके बारे में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे राम राइट्स अ लेटर। वे नाउन्स जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, जो नाउन्स सब्जेक्ट का काम करते हैं वो नॉमिनेटिव केस में होते हैं। जैसे राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, जो राम है सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है? वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? अगर एक सेंटेंस में आप ये पहचानना सीख जा रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, तो आप बिल्कुल, आपका एक भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, टोटल के टोटल सेंटेंस आपका सही जाएगा। तो इस वीडियो को, इस चैप्टर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम अगले चैप्टर में अगले डे मिलते हैं।
अगला चैप्टर आपका चैप्टर 3 होगा जिसका नाम है प्रोनाउंस। ठीक है, तो अगले चैप्टर में अगले डे मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।